मित्रों नमस्कार। शिखरवाणी यूट्यूब संस्करण में आपका स्वागत है। हम इसमें एक खास महत्व के विषय की चीरफाड़ करते हैं। आज का हमारा विषय है, क्या मोदी के इरादों को डिगा पाएंगे जेएनयू से निकले हिजाब तक पहुंचे आंदोलन। शीर्षक है, बेमतलब क्यों बढ़ रहे हैं मुस्लिम आंदोलन। आज के मूल विषय पर चर्चा करने से पहले हमें देश के राजनीतिक समीकरणों के बारे में विचार करना होगा। जब देश 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बना रहा था, उससे पहले के हालात क्या थे। जब भी किसी राज्य में भाजपा की सरकार बनने की संभावना होती थी तो सभी छोटे मोटे राजनीतिक दल केवल एक ही नारा दिया करते थे कि सांप्रदायिक शक्तियों की सरकार हम नहीं बनने देंगे। तब सवाल ये उठता था कि आखिर ये सांप्रदायिक शक्तियां कौन हैं। इससे पहले कहा जाता था कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यक समुदाय का पहला हक है। इसके बाद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने बहुसंख्यक समाज को भयभीत कर दिया था। सत्ता में भागीदारी हो या सत्ता के झुकाव को लेकर जनमानस में एक विशेष चर्चा चलती थी। 2014 के आम चुनाव, लोकसभा चुनाव में ये विषय काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था। वोट बैंक की पॉलिटिक्स से देश का बहुसंख्यक समाज ये समझने लग गया था कि इसका भी अपना असर होता है। इसलिए नरेंद्र मोदी को वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के आम चुनाव में अपेक्षाकृत पहले से अधिक समर्थन देकर सत्ता में वापसी की। ये एक दिन में उपजी भावना नहीं थी। 7 दशक तक देश की जो राजनीति चलती रही और उस राजनीति में बहुसंख्यक समाज अलग थलग पड़ता चला गया, उस सारे तकलीफों का जो है इसके ऊपर प्रकटीकरण था। और वो ये मान भी रहा था, उसको ये समझ में भी आता था कि मुस्लिम समुदाय वोट बैंक बनकर वोटिंग करता है, मतदान करता है। इसके बावजूद भी हिंदू समाज ने कभी ऐसा विचार नहीं किया था कि वह वोट बैंक बनकर वोटिंग करे। जब नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनी, तब देश के अल्पसंख्यक समुदाय को ये बहकाने, समझाने और भरमाने का प्रयास किया गया कि ये मोदी सरकार आपके साथ पक्षपात करेगी। लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद आज तक कोई भी ऐसा उदाहरण पेश नहीं किया गया, ऐसा प्रमाण पेश नहीं किया गया कि सुविधाओं में भेदभाव हो या सत्ता की भागीदारी में भी किसी प्रकार का भेदभाव हो। अल्पसंख्यक समुदाय के ज़्यादातर लोग इस बात को जानते हैं कि मोदी सरकार आने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव का कोई प्रमाण नहीं है, राजनीतिक आरोपों के अलावा। लेकिन कट्टरपंथी वर्ग इस बात को हवा देता है, विपक्षी राजनीतिक पार्टियां इससे वातावरण तैयार करती हैं और उसके परिणाम स्वरूप आंदोलन उभर करके सामने आते हैं। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की बात हो, कश्मीर से धारा 370 या 35A की वापसी या समाप्त करने की बात हो, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिए जाने की बात हो या आतंकवादियों के विरुद्ध कठोर और सक्रिय कार्रवाई करने की बात हो, विपक्षी राजनीतिक पार्टियां और कट्टरपंथी मुस्लिम नेता इसे मुस्लिम समाज के खिलाफ कार्रवाई करके और समाज में प्रचार करते हैं। और इसी जहर से निकला था जेएनयू का आंदोलन। उस आंदोलन में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह कहा गया। हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि भगवान या अल्लाह भारत के टुकड़े कराने की कोई मंशा रखते होंगे। फिर भी इस नारे ने देश में एक विचित्र संदेश दिया, संदेह पैदा हो गया। इसी प्रकार CAA के खिलाफ देश में एक बड़ा आंदोलन किया गया। शाहीन बाग में आंदोलन किया गया जो सबकी चर्चा में है, और इसमें भी वही लोग सक्रिय थे जो जेएनयू में सक्रिय थे, या PFI के लोग इसमें सक्रिय हो गए जो विदेशों से फंड प्राप्त करके मुस्लिम समुदाय में भ्रम पैदा करके वर्तमान सरकार के खिलाफ अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश को ये मालूम है और देश के मुसलमानों को भी ये मालूम है कि CAA भारत में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करने वाला कानून नहीं है। यह कानून तो केवल उन 3 देशों के
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने का हक देता है। इसी प्रकार की व्यवस्थाएं नागरिक रजिस्टर के मामले में भी की गई, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने के उपक्रम में जिस रजिस्टर की तैयारी की गई थी उसे मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध महसूस किया गया, बताया गया कि मुस्लिम समुदाय के लिए ये कानून है, जबकि इसकी व्यवस्था केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध थी। इसी प्रकार से किसान आंदोलन की बात जब हम करते हैं, ये बात सच है कि किसान आंदोलन का मुस्लिम आंदोलन से सीधा वास्ता नहीं है, लेकिन जेएनयू ब्रांड नेताओं के द्वारा किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिए जाने के बाद उसका स्वरूप बदल गया। यदि इसके अंत के रूप में हम देखते हैं तो राकेश टिकैत जाटों को भाजपा के खिलाफ वोट देने के लिए बरगलाते हैं, बहकाते हैं, परिणाम निकलता है हिंदू मतों में विभाजन का प्रयास। इसी प्रकार से पंजाब में यदि हम इनको देखते हैं तो हिंदू और सिख भाईचारे को कलंकित करने का प्रयास जो है वहां दिखाई दे रहा है, साफ चुनाव के अंदर दिखाई दे रहा है। आज हमें यह समझना होगा कि आखिर ये एक नया आंदोलन हिजाब के रूप में क्यों सामने आया है। ये भी उसी कड़ी में एक अगला कदम है। मोदी सरकार के कार्यकालों में जितने भी आंदोलन हुए, उस आंदोलन में मुस्लिम समाज की सर्वाधिक भागीदारी ये स्पष्ट करती है कि उनके बीच में भ्रम पैदा करने का भारी प्रयास किया गया है। और मोदी का वह नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कहीं न कहीं इन कट्टरपंथियों के निशाने पर है। हम सब जानते हैं कि शिक्षण संस्थाओं का एक ड्रेस कोड होता है और पूरे देश भर में लागू है। पूर्ववर्ती सरकारों के समय ये बनाया गया ड्रेस कोड है। वहाँ न जातिगत भेदभाव होता है, न सामुदायिक भेदभाव होता है, न गरीब का भेद होता है, न अमीर का भेद होता है, और ना ही धार्मिक आधार पर उसमें कोई बंटवारा होता है। ये सब जानते हैं, कानून के अंदर भी यही प्रावधान है। और इसलिए ये माननीय न्यायालय के समक्ष जब मामला गया तो उन्होंने जो टिप्पणियाँ की हैं, वे टिप्पणियां अपने आप इस बात को रेखांकित करती हैं कि इस आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं थी, ना ही विवाद पैदा करने की कोशिश की थी। यदि इस विवाद को शांत करने का प्रयास कहीं किया जाता तो लगता ज़्यादा बेहतर होगा। भाजपा ने अपने नेताओं को बयान देने के लिए रोका। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि वे इस विवाद को नहीं चाहते थे, लेकिन विपक्षी दलों के द्वारा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और खासकर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को भड़काने का ये एक ऐसा प्रयास किया जिसकी आज सामाजिक दृष्टि से ज़रूरत नहीं थी। इस प्रकार के आंदोलनों का चरणबद्ध होना निश्चित रूप से चिंता की बात है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या नरेंद्र मोदी के इरादों को ये आंदोलन प्रभावित करवा पाएंगे, उन्हें डिगा पाएंगे, या वोट बैंक पॉलिटिक्स को फिर से पनपाकर विपक्ष अपने मंसूबों को पूरा करने में कामयाब होगा। आज के अंक में इतना ही। फिर किसी विशेष विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। मुझे सुरेश शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।